साहब प्रणाम। यह है सहारा न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी सहारा। आज मेरे साथ तकरार में मौजूद हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, आंध्र प्रदेश की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद, निजाम के शहर हैदराबाद के पार्लियामेंट में नुमाइंदा असदुद्दीन ओवैसी, जो हर वक्त किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं और मुसलमानों के हुकूक की बात करें तो उस पर इनकी काफी गहरी नजर है और काफी मजबूती से मुसलमानों की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी आगे की क्या पॉलिसीज हैं, क्या स्ट्रेटजीज है और वो अपनी पार्टी को आने वाले सालों में किस तरह से देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपका आलमी सहारा में खैर मकदम है। शुक्रिया। आप हैदराबाद के नुमाइंदा हैं पार्लियामेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों की नजर आपके ऊपर ऐसी सियासी एक बड़े लीडर के तौर पे है। आपको माना जाता है कि आप मुसलमानों की आवाज को उठाते हैं पार्लियामेंट में और यूं भी। लेकिन मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि जब तेलंगाना की तहरीक चल रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो MIM है उसका बहुत ज्यादा किरदार नहीं दिखा और कहीं ना कहीं ये दिखा कि शायद आपके इसके मुखालिफ हैं। वो क्या वजह थी? ये आपने अभी सवाल में कहा कि हम खिलाफ थे, उसके आज भी खिलाफ हैं। हमारा एक उस पर इख्तलाफ करना एक प्रिंसिपल स्टैंड था, मगर अब जब ये नजर आता है कि एक नई रियासत तश्कील में लाई जाएगी तो इसलिए हम लोग ने फैसला किया कि ठीक है, जब एक नई रियासत बन रही है तो हमको ये देखना है कैसे दोनों रियासत में मुसलमानों का जो मौक़िफ़ है उसको कैसे मजबूत किया जाए। ख़ास तौर से जो रिजर्वेशन का मसला है, अब दो रियासत जब बनेगी तो जो 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है, वो हमारा मुतालबा हुकूमत से ही रहा है कि भाई आप दोनों रियासत में इसको कंटिन्यू करिए, जारी रखिए। जो बजट होगा मुसलमानों का वो बजट में उसी तरह से इजाफा होता रहे। और उर्दू के ताल्लुक से हमने ये हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि तेलंगाना में ज़्यादा उर्दू बोली जाती है बनस्बत उस दूसरे सीमा आंध्रा के इलाके में। तो हमारा मुतालबा यह है कि उर्दू को, क्योंकि अब दो रियासतें तश्कील पाएंगी तेलुगु जबान के ऊपर, थोड़ा तेलुगु बोलने का तरीका, बात का तरीका अलग है तेलंगाना में, मगर जबान तो वही रहेगी। तो हमारा ये मुतालबा है कि जब तेलुगु के नाम पर दो रियासतें तश्कील दी जा सकती हैं तो उर्दू को भी आप पहली जबान का मौक़िफ़ दिए तेलंगाना रियासत में। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो मुखालफत थी वो तेलंगाना के बनने से नहीं थी, बल्कि मुसलमानों और उर्दू जबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप उसकी मुखालफत कर रहे थे? नहीं, हम लोग जो मुखालिफत कर रहे थे इन दोनों इशूज से हटकर, हम लोग जो मुखालिफत कर रहे थे इसलिए कर रहे थे कि एक बड़ी रियासत में फिरका परस्त ताकतें, चाहे वो BJP हो या संघ परिवार हो, ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। जाहिर है उनकी सोच और फिक्र तो हर जगह रहती है, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पर, मगर सियासी तौर पर BJP को कोई मौका नहीं था मजबूती से उभरने का। और दूसरी बात ये थी कि जब पहला आंध्र प्रदेश रियासत बनी उससे पहले तो हैदराबाद स्टेट था, हैदराबाद स्टेट के बाद पुलिस सेक्शन हुआ, पुलिस सेक्शन के बाद ये पूरा हिस्सा हिंदुस्तान में मिल गया, तो जाहिर अच्छा हुआ। मगर जब रियासत को बांटा गया जबान की बुनियाद पर, तो जो हैदराबाद में इलाका था वो गया महाराष्ट्र में, यानी ओल्ड बॉम्बे स्टेट में गया, और ये गया ओल्ड मैसूर स्टेट में। तो उस वक्त एक डिवीजन हो गया हमारे तमाम खानदानों में कि कोई वहाँ जो मराठवाड़ा में मराठी जबान बोलते वहाँ चले गए, कोई कनाडा इलाके में थे तो वो ओल्ड मैसूर स्टेट में चले गए। तो हम ये चाह रहे थे कि दोबारा ये इस तरह का बंटवारा ना हो, और क्योंकि जितना हम बड़ी रियासत में रहेंगे उतना ज्यादा हमारा सियासी तौर पर हम हावी हो सकते हैं तमाम सियासी पार्टियों पर। मगर अब ठीक है, अब एक नई हकीकत है, ये रियलिटी है कि नई रियासत तश्कील में आएगी। हम ये नहीं चाहते कि BJP ताकतवर हो, मगर अब जब नई रियासत बनेगी तो मेरी इस बात को याद रखिए कि यकीनन इसका सियासी फायदा अगर किसी को होगा तो सिर्फ और सिर्फ BJP को होगा। और BJP जानती भी है कि जहां जहां छोटी रियासतें बनाई गई वहां पर BJP को फायदा हुआ। तो जाहिर है तेलंगाना में भी मैं समझता हूं, ये मेरी राय है, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूं, मगर मुझे लगता है कि मुस्तकबिल जो है वो BJP के लिए यह जगह बड़ी जरखेज होगी। जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था उससे भी हैदराबाद को या तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश की बात करें तो उसको नुकसान हुआ था और फिर मजीद नुकसान होने वाला है। मुझे याद है कि 1930 में आपकी जमात की तश्कील हुई, उसके बाद 56 में पहला इलेक्शन आप लोगों ने लड़ा, लेकिन 56 से लेकर 2013 तक
जो सियासी सफर रहा है आपकी पार्टी का, उसको आप किस नजर से देखते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें बहुत ज्यादा आप लोगों ने कामयाबी हासिल की, और एक सरार मिल्लत थे जो वो सीट जीते थे, फिर उसके बाद आपने उसकी नुमाइंदगी की। तो क्या वजह रही कि आपकी जो अपील है, इसके बावजूद कि आपके पास जो कायद थे वो बहुत अच्छे थे और आपकी क़यादत को भी लोग मंजूर करते हैं, लेकिन आपका जो सियासी असर है वो हैदराबाद और इतराफ के अलावा आगे नहीं बढ़ पा रहा है? नहीं, अब आप इसको इस नज़र से अगर आप देखेंगे कि नहीं, आपने अपनी अराकीन असम्बली और पार्लियामेंट की सीटों में इजाफा नहीं किया तो इसलिए आपका असर उस जगह तक महदूद है, तो फिर बात सही है। मगर अगर आप ये देखेंगे कि हमने जो सियासी शऊर बेदार किया, देखिए सियासी जमात की कामयाबी या उसकी नाकामी सिर्फ इस नज़र से नहीं देखी जा सकती कि उन्होंने कितने असम्बली की सीट या पार्लियामेंट सीटें कामयाब की। आप ये भी नहीं, जमहूरियत में तो नंबर का गेम है। नंबर सही है, बिल्कुल सही, नंबर का गेम है, और नंबर के गेम को समझने के लिए शऊर का बेदार होना बेहद जरूरी है। वो शऊर की बेदारी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, और आप देखेंगे कि मुसलमानों के कई सियासी जमातें हैं, ग्रुप्स हैं, मगर हमने जो तालीम के मैदान में काम किया वो खुद एक बेमिसाल काम किया। मरहूम कायद की क़यादत में मजलिस ने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA, MCA, स्कूल ऑफ नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एक कोऑपरेटिव बैंक, ये तमाम पिछले 20-25 साल चल रहे हैं। इससे खुद आप देख लीजिए कितने मुस्लिम नौजवानों को, लड़के लड़कियों को, इनको ताकतवर हुए हैं तालीम के जरिए। ये बहुत बड़ा काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रहा। सियासी मैदान में अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद से बाहर भी बहुत सी अजलाओं पर हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन बल्दियात की अराकीन बल्दिया मुंतखब है। अब हालिया पंचायत के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा। कई जगह पर सरपंच, उप सरपंच और वार्ड मेंबर्स मुंतखब हुए। तो यकीनन हम लोग पार्टी को कामयाब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पिछले 6-7 महीने पहले महाराष्ट्र में नांदेड़ में बल्दिया के इंतखाबात हुए, हम लोग वहां पर बड़ी कामयाबी हासिल किए। तो मुझे उम्मीद है कि हम पूरी तवज्जो दे रहे हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र के इन इलाकों में। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में ना सिर्फ तेलंगाना हो या फिर आंध्रा हो या महाराष्ट्र हो या कर्नाटका हो, हम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि आपको कोशिश करना हमारा काम है, कामयाबी देना अल्लाह सुब्हान तआला के हाथ में है। तो अगर हम इखलास और मेहनत करेंगे तो यकीनन और कामयाबी मिलेगी हम। अभी मैंने एक स्टेटमेंट देखा था आपके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का, जिसमें यह कहा गया था, जो बात आप कह रहे हैं, कि इस बार का जो पार्लियामेंट्री इंतखाबात होंगे उसमें आप लोग हैदराबाद और आंध्र प्रदेश से बाहर निकल करके बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह में भी अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे। उसकी क्या आपकी स्ट्रैटेजी है? क्या लोगों का ये कहना है कि अगर आपने ऐसा किया तो शायद सेकुलर वोटों में और डिवीजन होगा और इसका फायदा बीजेपी को होगा। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, यही तो बड़ी परेशानी है। परेशानी यह है कि अभी आपने मुझसे सवाल किया कि आप लोग कामयाबी स्ट्रैटेजी की बात नहीं, अभी आपने सवाल किया कि आप लोग क्यों कामयाबी हैदराबाद के तक महदूद हो गए। अब हम हैदराबाद के बाहर जाते तो फिर ये सवाल तो ये देखिए, जवाब तो नहीं, जवाब सही है, मगर यही तो है ना कॉन्ट्रडिक्शन जो है कि एक तरफ तो हमसे सवाल होता है कि भाई आप लोग बाहर क्यों नहीं जा रहे। अब जब हम बाहर जाने की बात करें तो बोलते हैं आप सेकुलर वोट में डिवाइड करेंगे। अच्छा, जब ये आपका सवाल ये है कि सेकुलर वोट का डिवाइड, आपका एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई हिंदुस्तान की हमारी लोकसभा में पिछले 2004 की लोकसभा में और अब में, 2004 में पहली मरतबा जब मैं गया, जब 36 मुस्लिम अराकीन लोकसभा मुंतखब होकर आए। 2009 में आज हमारे सिर्फ 28 हैं। इसके जिम्मेदार कौन है मुझे बताइए आप। हमारी आबादी में तनासुब जो है 13% है, 14% करीब है। उसके लिहाज से कम 60 हम लोग जीत कर आना। भाई ठीक है, मैं फरका परस्त हूँ, मैं जो मुझ पर इल्जाम लगाना लगाओ मुझे, मगर आप कितने सेकुलर हैं तो बताओ कि भाई आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में 115-16 करीब लोकसभा की सीटें हैं, उसमें सिर्फ एक नुमाइंदा मैं जीत कर आता हूँ। ओवैसी साहब यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद आएंगे तो आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। नाजरीन, यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बातचीत करेंगे कि जमहूरियत में मुसलमानों को और किस तरह से एम्पावर किया जाए, किस तरह से उनके सियासत को बढ़ाया जाए। यहाँ पर लेना होगा एक ब्रेक। ये 3 बीवियों के साथ 3 तिजोरियां क्या कर रही है? इन पर
हमारा भी हक है, क्योंकि साली आदि घरवाली होती है। मार्लो भी बड़ी जोकी है ना। कहीं इसका जोक हमारी ठोक न दे। किसने हमें एमएमएस भेजा है जहां मैं मेरी के साथ और मार्लो के साथ। थैंक गॉड, मुझे कोई एमएमएस भेज नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा फोन तुम्हारी बीवी के पास है। जरूरी है हालात से आगाही, मगर फुर्सत नहीं देती जिंदगी। तो मत कीजिए इंतजार, देखिए बुलेटिन तेज रफ्तार। खबर एक्सप्रेस रोजाना सुबह 8:30 बजे और शाम 6:30 बजे सिर्फ आलमी सहारा पर। ब्रेक के बाद फिर हम वापस आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, उनसे बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। हम सिर्फ एक ही जीत के आ रहे हैं इतने बड़े इलाके से, और मुसलमान का वोट जो है वो तो सेकुलर जमातों को ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन शायद सेकुलर वोट जो है मुस्लिम नुमाइंदों को ट्रांसफर नहीं हो पाता, इसलिए नहीं जीत पाते। आपको क्या लगता है? मुसलमान खुद इस बात को समझे और उनमें खुद ये एक बेदारी पैदा हो और इस शिद्दत से इस चीज का मुकाबला करें। आप बहुत सारी सेकुलर जमात के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक सेकुलर जमात जो ऑल इंडिया जमात है, कांग्रेस पार्टी, उसके आप कभी एलाई रहे हैं, आपके साथ उनका इत्तेहाद रहा है, लेकिन आज आप उनसे अलग हैं, यूपीए से अलग हैं। आप कांग्रेस की कारकर्दगी पूरे इस सिचुएशन में, जिसमें 65 साल के आजाद हिंदुस्तान में, किस तरह से देखते हैं, खास करके मुसलमानों के तनाजुर में? देखिए, कांग्रेस तो सबसे ज्यादा आजादी के बाद अब तक इख्तिदार पर रही है, तो जाहिर है इनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा पूरी तरीके से जो आज हमारे मसाइल में हम उलझे हुए हैं। इसको कोई मैं नहीं, इसको जिम्मेदार ठहराना जरूरी है इनको। मगर साथ ही साथ हम ये भी तो देखें कि समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, ये भी तो कितने साल से है, या फिर लालू हो या नीतीश कुमार हो, मुसलमानों की जो ज्यादातर पसमानदगी है वो यूपी, बिहार, मगरबी बंगाल, आसाम, फिर आप साउथ या वेस्ट में आएंगे तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये इतनी बड़ी रियासतें हैं कि भाई यहां पर तो जिम्मेदारी इन पर भी याद होती है। अब हम सबको वोट दे रहे हैं, हम सेकुलर। कांग्रेस का सवाल जवाब दिया। मैं जवाब दिया हूं ना, मैं जिम्मेदार मानता हूं उनको, यकीनन जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि 65 साल में ज्यादातर इख्तिदार उनके पास रहा और बड़े बड़े वाकयात उन्हीं के दौर इख्तिदार में, चाहे बाबरी मस्जिद हो या मुख्तलिफ फसादात हो, तो जाहिर है उन पर ही जिम्मेदारी आयद होती है कि ये जो नाइंसाफी हमसे हुई उसको दूर करें, यकीनन उनकी। मगर हम बहैसियत एक कम्युनिटी हम क्या कर सकते हैं? या तो हम बेवा की तरह रोएंगे या फिर हम मर्दों की तरह उठेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम रोते रहें और फिर हम यही कहते रहें कि नहीं भाई आप सेकुलर हैं, हमारी फरियाद सुनिए, हमारा काम करिए, हम आपको वोट डालते आए। ये तो हम पिछले देख लिए 25 साल में, 50 साल में कुछ होने वाला नहीं है। अब आप, हमारा काम है कि भाई आप उठिए, जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देती है कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें, और हमारे हिस्सा लेने से हम अपनी जमहूरियत को और मजबूत करेंगे, कमजोर नहीं करेंगे। अभी एक सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें यह बताया गया, जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत बुरी हालत है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि सच्चर कमीशन की जो 71 सिफारिशें, उनमें से 69 लागू हो गई हैं और मुसलमान अब बेहतर हालत में। आपको क्या लगता है कि ये सिफारिशें लागू हो गई और ये काफी हैं? देखिए, रहमान खान साहब के इस बयान से मैं मुत्तफिक नहीं हूं। ये हकीकत को बयान नहीं कर रहे हैं। ये मरकजी वजीर बनने से पहले हम इन्हीं की क़यादत में जाकर वजीर आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात की और उनसे हमने ये कहा कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात में मुस्लिम अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया। हमने जाकर वजीर आजम से कहा कि भाई इसको आप अब जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स के नाम पर, इसमें आपने नंबर लगा दिया, इतने हजार, इतने लाख। हमने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया, तमाम मुस्लिम अराकीन पार्लियामान ने, कि नंबर मत लगाइए, जो अप्लाई करेगा उसको दीजिए, यानी डिमांड ड्रिवन करिए उसको। ये जो 12th 5 ईयर प्लान बनने से पहले हमने जाकर मुलाकात की रहमान खान साहब की क़यादत में। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तजवीज अच्छी है। मैंने कहा कि देखिए, ये कोई रिजर्वेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं आपसे, हम आपसे कह रहे हैं कि हमको पैसा दीजिए, हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ना चाहते हैं। और उसके लिए क्या कहा गया कि भाई उसके लिए 26,000 करोड़ का फिगर बनाया गया, यानी डिमांड ड्रिवन करने के लिए, सिर्फ इन 3 स्कॉलरशिप्स को। जब
5 ईयर प्लान मंजूर हुआ तो पूरी वजारत के लिए, वजारत अखिलती बहबूद के लिए 5 साल के लिए 17,000 करोड़ रुपए दिए गए। इसके लिए ये तो हम कह रहे हैं कि सच्चर, आप कह रहे हैं कि पूरे सिफारिशात पे अमल हो गई, ये नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि सच्चर ने कहा कि वक्फ की जायदादों के लिए काफी पैसा फराहम किया जाए ताकि हिंदुस्तान भर में बड़े बड़े इलाकों में वक्फ की जायदादों को डेवलप किया जाए और उससे माली हासिल किया जाए, इनकम डिराइव कम्युनिटी, उसके ऊपर खामोश हो गए। सच्चर ने कहा कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बनाया जाए, वो खामोश है। सच्चर ने कहा कि एक डाइवर्सिटी इंडेक्स बनाया जाए, उस पर आप खामोश हैं। अरे भाई, आप कौन से सिफारिशात पे अमल हो रही है, कहां हो रही है? ठीक है, मरकजी वजारत अखिलती बहबूद का बजट बढ़ता गया, फिर सच्चर के सिफारिशात पर आपने मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्लान बनाया कि मुख्तलिफ उन जिलों में जहां पर अखिलती, वहां पर आप देख लीजिए इम्प्लीमेंटेशन कितना है, 50% भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये ऐलान कर देना और ये समझना है कि लोग खुश हो जाएंगे, ये नहीं होने वाला है, वो गया जमाना। आप जो सिफारिशात सच्चर ने दिए, फिर रंगनाथ मिश्रा कमीशन के क्या हुआ? सच्चर तो कमेटी थी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन था जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत बनाया गया और उसने कहा कि भाई जितने दलित मुसलमान है उनको दलित स्टेटस दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट में एक रिप्लाई फाइल नहीं करते, एक रिप्लाई फाइल नहीं करते। आपने बहुत अहम बात की कि रंगनाथ कमीशन जो कमीशन इंक्वायरी के तहत बना है उस पर सरकार बिल्कुल खामोश है, क्यों है ऐसा? अरे यही तो हम कह रहे हैं कि भाई आप कमीशन आप बनाते हैं, अंडर इंक्वायरीज कमीशन एक्ट के तहत बनाते हैं और आप एक्शन टेकन रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल नहीं करते। इससे तो आपकी ईमानदारी जाहिर हो रही, आपकी नीयत का इजहार हो रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर दौरान है, उसमें मरकजी हुकूमत रिप्लाई फाइल नहीं करती। अच्छा, रिप्लाई फाइल नहीं करती, कम से कम ये तो कह दो सुप्रीम कोर्ट के कि वो फैसला कर ले। इंसाफ का तकाजा यह है कि रंगनाथ मिश्रा एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो अगर सिफारिश पेश कर रहे हैं तो जाहिर है कानून उनको इन तमाम लोगों को ज्यादा मालूम, मगर वो बेचारे उनका इंतकाल हो गया, इस दुनिया से चले गए, वो उनकी सिफारिशात बरफदान में पड़ी हुई है। तो बोलने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है, तजाद है, और यही चीज उनको नुकसानदेह साबित होगी आइंदा। आपने कहा तजाद है, तजाद की जब बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि आप लोगों में भी तजाद बहुत है, आप लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपने तालीमी बेदारी लाई और बहुत मेडिकल कॉलेजेस वगैरह बनाए, लेकिन आपके जो मुखालफीन हैं उनका ये कहना है कि इन सारी चीजों में आप लोगों का, आप दोनों भाइयों का या आपकी फैमिली का तो बहुत फायदा हो, लेकिन आम मुसलमानों का जो हैदराबाद के के लोग हैं जो आपको सर आंखों पर उठाते हैं उनका उतना फायदा नहीं हुआ, और आप जरूर मुसलमानों के पैशन को उभार करके वोट ले पाते हैं लेकिन जमीन पे बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। तजाद है। नहीं, देखिए, एक बात यह है कि ये इल्जाम है, दूसरी बात यह है कि अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं तो आप जो है उन लोगों की तौहीन कर रहे हैं जो मुझे वोट डालकर कामयाब करते हैं। मैं 1 लाख वोट से मेजोरिटी से कामयाब हुआ, तो आप ये तो नहीं समझ सकते कि तमाम के तमाम उनकी आप अकल पर और उनके फहम पर आप सवाल या निशान उठा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि भाई मेरे बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं इन कॉलेजेस में। 1984 में यानी करीब 27 साल से कॉलेजेस चल रहे हैं, इसमें कई मुसलमान लड़के लड़कियां डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, तो क्या इससे फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया बहस के लिए कि ठीक है, मैंने आप जो कह रहे हैं सही है, मैं नहीं कह रहा, बहस की खातिर माने बहस की खातिर हम मान लेते हैं इल्जाम सही है। ऑल्टरनेटिव आपने क्या किया बताइए? क्या इन लोगों ने एक स्कूल का कमरा तामीर किया? क्या हमारे मुखालिफिन ने एक स्कूल में, गवर्नमेंट के स्कूल में, एक बच्चियों के स्कूल में बैतुल खला का तामीर किया? भाई आप करते कुछ नहीं है, इल्जाम लगाना तो खैर ये हमको एतराज नहीं है, जमहूरियत में देखिए हर कोई कह सकता है, मगर आवाम जो है चाहे वो गरीब हो या फिर सरमायादार हो, वोट डालते वक्त वो बड़े होशियारी से अपने वोट का इस्तेमाल करते। यकीनन डेवलपमेंट है, रिजर्वेशन जो मुसलमानों को या जो मिल रहा है आंध्र प्रदेश में, आज से करीब 35 साल पहले हमारे मरहूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी पहला जो बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था उसके सामने जाकर नुमाइंदगी कि हमको रिजर्वेशन दीजिए, आप उन लोगों को मत दीजिए जो इनकम टैक्स अदा करते। ये मजलिस ने उस वक्त मुतालबा क्या लड़ रही है, उस वक्त से अब तक उसमें दीगर तंजीमों ने भी मेहनत की। आज रिजर्वेशन मुसलमानों को मिल रहा है 4% के नाम पर। बाजू रियासत महाराष्ट्र है कि वहां कांग्रेस की हुकूमत है, वहां पर नहीं मिलता। आसाम में 30% करीब मुसलमान है, वहां रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो मजलिस का एक कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जमहूरियत में यकीनन तनकीद करना एक जमहूरियत का बहुत बड़ा हिस्सा है, हम उसको अच्छे स्पिरिट में लेते हैं
और हमको अगर कोई मुझसे कहे कि आपको और काम करना है, मैं इस बात को मानने को तैयार हूं, मगर अगर कोई कहता है कि आपने किया ही नहीं, तो नहीं, ये जायज क्रिटिसिज्म नहीं है। अच्छा साहब, एक वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। दिन चढ़ गया, अब तक खुमार उतरा नहीं क्या? ये आपका ससुराल है, मायका नहीं। आखिर बहू भी तो बेटी ही है। जल्द सहारा वन पर। नाजरीन, वक्फे के बाद फिर से हम वापस हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। असदुद्दीन साहब, आपने कहा कि डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म होती है और होनी भी चाहिए, एक अच्छी अलामत है। एक कुछ अरसे पहले की बात है कि आपके भाई साहब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने एक मुतनाज़ा बयान दिया था, उसको लेकर के काफी हंगामा हुआ। उन्हीं दिनों में हैदराबाद गया था, पता ये चला कि वहां के एक काउंसलर ने भी बिल्कुल उसी तरह का एक बयान दिया था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पकड़ लिए गए और केस चला और आप दोनों भाइयों पे ये इल्जाम लगा कि आप लोग फिरकापरस्त हैं और फिरकापरस्ती को बढ़ावा देते हैं। आप इस पूरे इल्जाम को कैसे देखते हैं? देखिए, बेहतरीन बात तो ये है कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद शहर हैदराबाद में एक बल्दिया की सीट का री इलेक्शन हुआ और हमने एक बैकवर्ड क्लास के शख्स को कैंडिडेट बनाया और कांग्रेस ने मुसलमान टिकट दिया, वहां से हम कामयाब हो गए। अच्छा, कामयाबी ऐसी कामयाबी नहीं हुई, 800 वोट से कामयाबी। एक बल्दिया के इलेक्शन में 800 वोट तो बहुत बड़ी मेजोरिटी है। तो ये जो नहीं, यही तो लोग कहते हैं कि इस तरह की चीजों से आपको फायदा हो जाता है। नहीं, फायदा नहीं हुआ। देखिए, ये माहौल इस तरह पैदा किया कि हम हिंदुओं के खिलाफ हैं जी, हम हिंदुओं के खिलाफ है, हम उनके मजहबी बादगाहों के खिलाफ है। जब हमने हमारे एक हिंदू भाई कैंडिडेट खड़ा किया, तो अभी आप नहीं ने कहा कि जमहूरियत में नंबर्स का गेम है, हमने खड़ा किया और हमारा उम्मीदवार कामयाब हुआ और कांग्रेस का जो मुस्लिम कैंडिडेट थे हार गए। तो ये तो देखिए, ये जो बहू क्रिएट किया जाता है ना मीडिया में, हाइप में, अब मैं यही कह रहा हूं कि बार बार ये कह रहा हूं, वोट डालते वक्त अवाम की तौहीन मत करिए, अवाम बड़ी होशियार है। अच्छा, दूसरी बात ये, अकबर की तकरीर के बाद टोगाड़िया की तकरीर भी हुई जी, अब तक गिरफ्तार नहीं किया महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। भाई यहां पर तो अकबर के पर केस बुक करने के बाद वो खुद लंदन में जो गए थे इलाज करवाने के लिए, वो वापस है, भागे नहीं, वो बोले कि मैं आ रहा हूं, मैं कानून पर भरोसा करता हूं, आया अपने आप को और नोटिस दिया, उन्होंने अपने आप को हवाले किया। अब यह और बात है कि इतने सेक्शन दे हिंदुस्तान से गद्दारी का इल्जाम लगाना एक तकरीर के ऊपर, अरे भाई हिंदुस्तान से कौन सी गद्दारी हम करेंगे, हमारे सोचो फिक्र भी नहीं है गद्दारी का, मगर अपना सियासी गद्दारी की बात तो नहीं, लेकिन आप पे ये तो पूरा इल्जाम लगता है कि फिरका परस्त हैं आप दोनों। ताज्जुब ये होता है कि आप इंग्लैंड में पढ़े हुए हैं, बैरिस्टर हैं, कानून को पूरी तरह से समझते हैं, अच्छी बात करते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी, एक पढ़ा लिखा समझदार नुमाइंदा पार्लियामेंट में, वो फिरका परस्त कैसे हो गया? अब आप ही बताइए मुझे कि क्या फिरका परस्ती है भाई। अगर मैं, ये तो आप मानेंगे कि आपको माना जाता है फिरका परस्त? देखिए, मुझे आप जो गाली देना नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं वो जो इल्जाम लगाइए मुझ पर, मगर अगर मैं एक ऐसी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहा हूं, उनके हक के लिए लड़ रहा हूं, जो जिनके डेवलपमेंट पैरामीटर्स तमाम दीगर कौमों से नीचे हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि उनको ताकतवर बनाओ, तो कौन सी फिरका परस्ती है? अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों को नौकरी में उनका जायज हक मिलना चाहिए, फसादात नहीं होने चाहिए, मेरे जानो माल का हिफाजत होना चाहिए, पार्लियामेंट में तादाद में इजाफा होना चाहिए, अगर हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम अपने शेर की बात कर रहे हैं, जो दस्तूर हिंद ने मुझे दिया है, अगर ये फिरका परस्ती है तो फिर मुझे फिरका परस्ती कबूल है, मगर मैं अपने इस जिद्दोजहद से पीछे हटने वाला नहीं हूं। लोग इल्जाम लगाते रहेंगे, मगर मुझे जो काम करना है, मैं समझता हूं कि सही काम है और मेरा पूरा यकीन यह है कि मैं जो काम कर रहा हूं इससे मेरी जमहूरियत मजबूत होगी, मेरा मुल्क मजबूत होगा, मैं करते रहूंगा इंशाअल्लाह। आपने कहा कि आप मुल्क की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और इक्वलिटी फॉर मुस्लिम्स का आपका नारा है।
आपने अभी कुछ दिन पहले कहा है, 2-3 दिन पहले तकरीर में, कि आप मोदी के साथ ओपन डिबेट करना चाहते हैं। अगर मोदी में हिम्मत है तो आपके सामने आकर के एक मंच पे डिबेट करें। क्या बात है वो? नहीं, मोदी ने कहा ना कि दिल्ली का मुकाबला गुजरात से कर लीजिए। यानी मोदी से हम ये कह रहे हैं कि भाई आप मुकाबला वहां क्यों कर रहे हैं? आप ये बता दीजिए हमको कि गुजरात में 2 कानून बनाए गए सर। पहला कानून ये बनाया गया कि अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो उसको हुकूमत से परमिशन लेना पड़ेगा। ये डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्ट करता है हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, जो बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। एक और कानून बनाया गया कि अगर मैं मुसलमानों का इलाका जुहापुरा वहां पर घर बेच रहा हूं तो हुकूमत से परमिशन लेना। ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। इस तरह के कानून आप वहां पर बना रहे हैं और सारी दुनिया को बता रहे कि देखिए, यानी बिल्ली 100 चूहे खाकर हज करने जाने की बात कर रही है। तीसरी बात यह है कि गुजरात में आज भी जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर कोई डेवलपमेंट पैरामीटर्स नहीं है। 180 के करीब असेंबली सीटें गई, एक मुसलमान को नहीं दिए। पिछले 20-25 साल में कोई मुसलमानों को क्यों दे? मुसलमान को वोट ही नहीं देता है। कौन मुसलमान? अरे ये तो कह रहे ना 2500 वोट मिले इनको। ये कह रहे हैं कि मुझे 2500 वोट मिले। अच्छा 2500 वोट मिले तो मैं एक तो टिकट दे सकते, तुम एक टिकट नहीं देते। अब इनके पास ये जो हम इसीलिए कह रहे हैं कि आइए, मतलब आप ये कह रही है मुसलमानों को टिकट दें तो मुसलमान को वोट दे सकता है? नहीं, ये इनका दावा है। नहीं, ये टिकट तो देंगे मुसलमानों को, मेरे खिलाफ भी देने वाले हैं, देंगे, ये खड़ा करते हैं, तो इससे वोट मिलना सवाल। देखिए, बीजेपी को समझना है तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो बेहतरीन तरीके से लिखी गई। मैं तो कहूंगा कि राष्ट्रीय सहारा में आप इसके ऊपर लिख दीजिए एक मजमून, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो इंटेग्रल ह्यूमनिज्म है वो अवाम के सामने आ जाए तो फिर बीजेपी बताए कि भाई आज मोदी कह रहा है कि मुस्लिम वोट। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने इंटेग्रल ह्यूमनिज्म की जो थियोरी है उसको बालाए ताक रख दिया, फेंक दिया, उसको बर्फदान में डाल दिया? ये बीजेपी बताए। आप एक तरफ तो उस पर जीने और मरने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये हमारी आइडियोलॉजी है, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। फिर आप आज आपको नहीं नजर आता? तो असल लड़ाई जो है, मैं आपसे कहा कि ये जो 6 रियासतें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है, ये वहां पर ये चाह रहे हैं किस तरह से काम किया जाए। हाँ, बीजेपी और मोदी के बहुत से इनके जरखरीद गुलाम हैं जो मुस्लिम रहनुमाओं और कायदीन उलमाओं के पास जा रहे हैं। अब जो अपना जमीर बेचने तैयार है वो उनको खरीदने तैयार है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अभी इंतखाबात होने वाले हैं 2014 में, तो आपको क्या लगता है मुसलमानों को किस तरफ जाना चाहिए? सर, ये जो फैसला है सिर्फ मुझे करना नहीं है बल्कि आपको भी करना है। आप भी जिम्मेदार हैं। हम सबको बैठकर एक राह दिखाना पड़ेगा। हमको ये कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां तक हो सके सेकुलर ताकतें कामयाब हों। एक आखिरी सवाल आपसे चाहेंगे मुख्तसर, कि क्या आप मोदी को अगला वज़ीर आज़म के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, जमहूरियत में अवाम वोट डालकर कामयाब करती है और जमहूरी तारीख हमको ये बताती है कि जर्मनी में जर्मन अवाम ने हिटलर को कामयाब किया। तो हम ये नहीं चाहते कि उसी तरह से यहाँ की अवाम एक और मौजूदा जमाने के हिटलर को कामयाब करे। और तारीख ने देखा कि किस तरीके से इसको पेश किया गया, किस तरीके से वो सब तमाम चीजें हुई। और फिर हुआ क्या कि 12 लाख से ज्यादा यहूदियों को गैस चैम्बर में डाला गया। तो हम यही कह रहे हैं कि जमहूरियत एक दो-धारी तलवार है। इसलिए हमारा काम ये होगा कि हम ऐसे लोगों को हरगिज कामयाब होने ना दें जिनका रिकॉर्ड है, भाई जिसके जेरे क़यादत वहां पर इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, खून की होली खेली गई। आज भी इशरत जहां की वालदा इंसाफ की लड़ रही है, बेचारे एहसान जाफरी की 70 साल ज़ईफ औरत लड़ रही है। तो ये तमाम वाक़यात हमारे सामने, हम कैसे बोल सकते हैं इनको? नाज़रीन, हम बात कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब से। उन्होंने बहुत सारी बातें की और बहुत ही साफ अंदाज में ये कहा कि मुसलमानों को किस तरफ जाना चाहिए अपने इंतखाबात में, और ये भी बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आइंदा जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें आंध्र प्रदेश से बाहर जाने की भी कोशिश करेगी। असद साहब, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। यहाँ पर इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। मुझे दे इजाजत। सहारा प्रणाम।